का हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। ये हमने अमेरिकन लिटरेचर से लिया है। एक ऐसे सेल्समैन की कहानी है जो अपने रिग्रेट में अपने अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागते भागते आखिरकार मौत तक पहुंचकर मौत को गले लगाना पसंद करता है। तो आज हम इस जो प्ले है इसके सिंबलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर आर्थर मिलर ने कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। अगर हम बात करें आर्थर मिलर की तो ये 20वीं सेंचुरी का प्रोमिनेंट फिगर है अमेरिकन थिएटर के अंदर, अमेरिकन लिटरेचर के अंदर। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था अपने इस ड्रामे डेथ ऑफ अ सेल्समैन की वजह से और इसको पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था। अब ये जो डेथ ऑफ सेल्समैन है ये लिखा गया था 19 तकरीबन जो है ना वो 48 में, लेकिन इसको पब्लिश होने में 1 साल और लग गया था और ये 1949 में जाकर पब्लिश हुआ था। और जैसे ही ये पब्लिश हुआ तभी जो है ना ये थिएटर के अंदर परफॉर्म किया जाने लगा और उसकी जो पब्लिसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता गया। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 सिंबल्स को, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास द अमेरिकन ड्रीम आता है, फिर है द लोमैन्स हाउस, सीड्स, द फ्लूट और स्टोकिंग्स। चलिए वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है द अमेरिकन ड्रीम। द अमेरिकन ड्रीम्स मीन्स एनीवन कैन सक्सीड इन अमेरिका विद हार्ड वर्क। कोई भी जो है ना आदमी अमेरिका के अंदर कामयाब हो सकता है अगर वो कोशिश करे, अगर वो मेहनत करे। लेकिन वहाँ कोई भी मेहनत करना पसंद नहीं करता। जिस दौर की ये बात की गई है ना अमेरिकन ड्रीम की, उस दौर में कोई इंसान वहाँ पर काम करना पसंद नहीं करता था। वो सिर्फ थोड़ा सा काम करता था और चाहता था कि उसको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाएं, यानी वो चीज़ें जो उसकी ख्वाहिश है। तो इस तरीके से उन लोगों के जो रियल वर्ड है और जो आइडियल वर्ड है दोनों के दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता था, जिसकी वजह से वो लोग खुश रहने के लिए खुशी की तलाश में थे। विली इन द प्ले बिलीव्स इन द ड्रीम एंड वर्क्स हार्ड फॉर इट। विली इसी ख्वाब के चक्कर में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है और मेहनत करता रहता है। लेकिन उसकी मेहनत क्या होती है एज अ सेल्समैन, जो कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं उसमें से आपको थोड़ी बहुत अर्निंग होती है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। ये कोई मेहनत मुशक्क़त वाला काम नहीं है, क्योंकि अमेरिकन्स का एक मिथ था कि अगर आप बहुत खूबसूरत दिखते हो तो आपको हर कोई पसंद करता है। लेकिन इसी मिथ को जो है ना आर्थर मिलर ने लास्ट में आकर ख़त्म कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज का जो दौर है उसमें सब यही चाहते हैं कि अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो तभी जो है ना आप कामयाब हो सकते हो। बट ही गेट्स टू ऑब्सेस्ड विद सक्सेस एंड इग्नोर्स रियलिटी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपनी जो सक्सेस है उसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो किसी भी हालत में कामयाबी हासिल करना चाहता है, कुछ भी करके कामयाबी हासिल करना चाहता है। इसी वजह से वो भूल जाता है कि आखिर कामयाबी कैसे हासिल की जाती है और इसके चक्कर में वो अपनी रियलिटी को भूल जाता है, यानी कि उसके पास जितने भी वसाइल हैं उसके अंदर किस तरीके से खुश रहा जाता है वो ये सब भूल जाता है। दिस लीड्स टू हिज डाउनफॉल एंड डिसअपॉइंटमेंट। यही वो वजह है जो उस एक आम इंसान के डाउनफॉल की वजह बनती है। जो उसके साथ ट्रेजेडी होती है वो उसकी अपनी ही वजह से होती है, यानी उसके इतने जो ज़्यादा जो डिज़ायर था कि मेरे पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, मेरा बैंक बैलेंस भी हो, ये भी हो, वो भी हो। जब आपकी ख्वाहिशें बढ़ने लगती हैं तो वो आपके अपने ही ऊपर जो है ना बोझ होने लगती हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि एक दिन इंसान फट पड़ता है और उसे सिवाय मौत के कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता कि मैंने ये सोचा था, ये सोचा था, ये सोचा था, ये भी पूरा नहीं हुआ, ये भी पूरा नहीं हुआ, ये भी पूरा नहीं हुआ, मेरा जीने का क्या फ़ायदा। ऐसी सोचें आती रहती हैं और इंसान क्या करता है, इंसान मायूस होकर अपने आप को मार लेता है। तो प्ले शो करता है अमेरिकन ड्रीम को कि हमेशा जो है ना अमेरिकन ड्रीम अचीवेबल नहीं होता, यानी जितना मर्जी कोशिश कर लो अगर आपके किस्मत में नहीं लिखा तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। देन हमारे पास आता है लोमैन हाउस। जो लोमैन का हाउस है वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है, वो सिंबलाइज़ करता है विली के उन फेल्ड ड्रीम्स को, उन एल्यूजन्स ऑफ सक्सेस को जो कि जो है ना वो पूरे ही नहीं होते, ठीक है, जो सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह जाते हैं। विलीज हाउस शो हिज स्ट्रगल टू सपोर्ट हिज फैमिली। विली का जो घर है वो उस स्ट्रगल को शो करता है जो वो अपने घर के लिए कर रहा होता है, अपने फैमिली के लिए कर रहा होता है। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स द हाउस इज़
ओल्ड एंड वोन आउट। हाँ, वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा था, लेकिन फिर भी जो उसका घर है वो पुराना दिख रहा था, वो जो है ना टूट फूट का शिकार होने लगा था। इट सिम्बोलाइज द गैप बिटवीन हाउ ही वांट्स टू अपीयर इन रियलिटी। ये हमें वो उस गैप के बारे में बता रहा था कि वो क्या चाहता है लेकिन असल में वो क्या कर रहा है, और जो है ना वो कितना काबिल है या नहीं है, कितने पानी में है या नहीं है, ये सब हमें दिखाता है लोमेन का हाउस। दिस रिफ्लेक्ट विलीज फाइनेंशियल ट्रबल्स एंड फेलियर टू सक्सीड। ये रिफ्लेक्ट करता है विली के फाइनेंशियल सिचुएशन को, फाइनेंशियल ट्रबल्स को, और उस फेलियर को जो कि उसे कामयाबी की तरफ जाने नहीं देता, यानी कि वो बार बार हर अटेम्प्ट में फेल ही होता जा रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। जिस पे उसकी जो वाइफ है वो लास्ट में आकर अपने बच्चों को कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा जो हस्बैंड है वो ना ही कभी इतना अमीर रहा है कि उसका नाम न्यूज़पेपर में आया है, वो जो है ना ही उसने कभी ज़्यादा पैसा कमाया है, लेकिन वो एक इंसान है और इस वक्त वो इतने ज़्यादा मुश्किल हालात से गुज़र रहा है कि हमें जो है ना उसको अटेंशन देनी चाहिए। सो अटेंशन मस्ट बी पेड, अटेंशन मस्ट बी पेड। सो द हाउस रिप्रेजेंट विलीज फेल ड्रीम्स एंड इल्यूजन्स ऑफ सक्सेस। तो हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है विली के फेल ड्रीम्स को और इल्यूजन ऑफ सक्सेस को, जो कि इल्यूजन ही रह जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीड्स। अब ये जो सीड्स हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हार्श रियलिटीज़ को अमेरिकन ड्रीम के, कि जैसे ये जो सीड्स हैं ये नहीं बढ़ते, इनसे कोई पौधा नहीं उगता, इसी तरीके से जो विली है उसके जो दो बच्चे हैं, उसकी जो दो शाखें हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि जब जड़ ही मजबूत नहीं होगी, रूट्स ही मजबूत नहीं होंगे, जो कि विली खुद था वही मजबूत नहीं होगा, तो किस तरीके से हम ऊपर ऊपर जो है ना वो और उम्मीद करेंगे कि हमारे पौधे फैलेंगे, फूलेंगे। सीड सिंबलाइज होप एंड पोटेंशियल ग्रोथ। सीड सिंबलाइज करते हैं होप को, पोटेंशियल ग्रोथ को, विली के उस ऑब्सेशन को, मतलब कि कैसे उसके जो बच्चे हैं वो सक्सेस की तरफ जाएंगे, जबकि उसने खुद ही कभी कामयाबी हासिल नहीं की होती। तो आपके जो बच्चे होते हैं वो आपका रिफ्लेक्शन होते हैं, वो आपको कुछ देखते हैं, आपको कॉपी करते हैं और सेम टू सेम वैसा करते हैं। दिस शो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एंड शैटर्ड ड्रीम्स। ये जो है ना हमें अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस दिखाता है, ठीक है, अनशैटर्ड ड्रीम्स के बारे में बात करता है, जिसकी वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो डेथ की तरफ चला जाता है। सो सीड्स हाईलाइट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। तो यहाँ पर जो हमारे सीड्स हैं वो हमें हार्श रियलिटी दिखाते हैं अमेरिकन ड्रीम के, कि जब हम बीज डाल रहे हैं उस बीज से जो जड़ पैदा होना है, रूट पैदा होना है, वो ही कमज़ोर होगा, उसी के अंदर ताकत नहीं होगी, तो आगे उसके जो फर्दर शाखें हैं वो कैसे फैलेंगी, वो कैसे ग्रो करेगा। तो जब विली जो लुमैन है उसने खुद ही कुछ नहीं किया, मतलब उसने जितने एफर्ट्स किए वो सारे के सारे फेल चले गए, तो वो अपने बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो जो है ना अमेरिकन ड्रीम को अचीव कर ले, जबकि वो खुद नहीं कर सका। देन हमारे पास आता है द फ्लूट। द फ्लूट क्या है? द फ्लूट साउंड रिमाइंड्स विली ऑफ अ हैप्पियर पास्ट। ये विली को बताता है कि तुम्हारा एक हैप्पियर पास्ट था, यानी तुम अपने पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खुश थे जब तुम्हारे जो है ना इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं थे। इट मेक्स हिम लॉन्ग फॉर अ टाइम व्हेन लाइफ वाज हैप्पियर। ये उसको याद दिलाता है कि जब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही सीधी सादी थी। द फ्लूट रिप्रेजेंट हिज डिज़ायर टू स्कैप हिज सेल्समैन लाइफ। जो फ्लूट है वो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से वो अपने इन सारे जो ख्वाहिशात हैं इनको छोड़कर उसी ज़िंदगी में वापस चला जाए जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश था, यानी वो ये सेल्समैन वाली ज़िंदगी को छोड़ दे। बट ही कैन नॉट स्कैप हिज प्रॉब्लम्स। लेकिन वो अपने इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलें हैं, इनसे भाग नहीं सकता। एंड द फ्लूट रिमाइंड्स ऑफ हिम हिज फेलियर। और ये जो फ्लूट है फिर ये क्या करता है, ये उसको उसके फेलियर की याद दिलाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सका, ना मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, ना मैं कुछ और कर सकता हूँ, ना मैं कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। और फिर वो सोचता है कि मैं जो चीज़ कर सकता हूँ वो एक ही है कि मैं इन सब की ज़िंदगी से चला जाऊँ, ताकि ये लोग जो है ना वो मेरे वो पैसे जो कि मेरे डेथ के बाद इनको मिलने हैं वो इनको मिल सकें और ये अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। सो इट सिम्बोलाइज द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू द पास्ट। तो ये सिम्बोलाइज करता है उस इम्पॉसिबिलिटी को
यानी कि हम अपने पास्ट में कभी भी नहीं जा सकते। जैसे कि आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि गुजरा हुआ वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता। लास्ट हमारे पास आता है स्टोकिंग। अक्सर उस टाइम में वो लोग पहनते थे जिनका किसी और से अफेयर होता था। ठीक है, स्टोकिंग सिंबलाइज बिट्रल एंड चीटिंग, यानी कि आपका जो पार्टनर है वो आपको चीट कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। दे रिवील विलीज अफेयर विद एन अदर वुमेन, ये बताते हैं कि विली का चक्कर चल रहा है किसी और औरत के साथ। दिस लीड्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ हिज फैमिली, इससे क्या होता है, उसकी जो फैमिली है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो मेंटल प्रेशर आता है वो विली के अपने ऊपर ही आता है। स्टोकिंग्स शो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विलीज एक्शन, ये जो स्टोकिंग्स है ये दिखाते हैं कि विली के उस छोटे से काम का कितना बड़ा नतीजा निकला, उसको कितनी बड़ी जो है ना वो लॉस हुई। सो दे रिमाइंड अस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ लाइज एंड बिट्रल, तो ये हमें याद दिलाते हैं कि झूठ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी पकड़ लाजमी होती है। धोखा जो होता है ना वो भी पकड़ा जाता है, और जब वो पकड़ा जाता है तो इंसान के पास सिवाय शर्मिंदगी के, रिग्रेट के कुछ भी नहीं रहता। इसी वजह से जो विली है वो आखिरकार जो है ना मर जाता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों से, अपनी बीवी से नज़रें मिलाने के काबिल ही नहीं रहा। तो लास्ट में वो अपने आप के लिए डेथ को चूज़ करता है।